नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर सर्दी में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली की शीतकालीन कार्य योजना तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 अक्टूबर यानी आज इस कार्य योजना की घोषणा करने वाले हैं और इसके बाद धूल प्रदूषण से लेकर प्रदूषित कारकों के खिलाफ सरकार अभियान को तेज करेगी। ये बातें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने असोला भाटी स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य में वन्यजीव संरक्षण सप्ताह की शुरुआत के दौरान कही। उन्होंने बताया कि अभ्यारण्य क्षेत्र से लोगों को ई कार में घूमने का मौका मिलेगा। शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा के बाद दिल्ली में 4 युद्ध स्तर पर चौतरफा अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें वाहन प्रदूषण, धूल प्रदूषण, बायोमास बर्निंग और पराली प्रदूषण सहित सभी प्रकार के प्रदूषण से निपटने के लिए तमाम कार्य किए जाएंगे और उनसे मिलकर लड़ा जाएगा। लोगों को वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य में मौजूद हरी झील का सरकार प्राथमिकता के आधार पर सौंदर्यीकरण भी करेगी और यहां घूमने के लिए लगातार सरकार जो है वो ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। बकौल राय वन्यजीव की तरफ से असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य में घूमने आने वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रिक कार और गाइड की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो पहले ही ऐलान कर दिया था कि पर्यटन जो है उनको बढ़ावा दिया जाएगा दिल्ली में, उसके बाद अब ये कार्य योजना जो है वो तैयार हो गई है। शीतकालीन कार्य योजना है जिसकी आज घोषणा खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। इसके बाद धूल प्रदूषण से लेकर प्रदूषित कारकों के खिलाफ लगातार सरकार की ओर से अभियान तेज किया जाएगा। प्रदूषण को किस तरीके से रोका जाए, इसके लिए लगातार अभियान जो है वो सरकार का वो तेज होगा। ये बातें जो है वो पर्यावरण मंत्री ने कही है, जहां वो सप्ताह की शुरुआत के दौरान पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि अभ्यारण्य क्षेत्रों में लोगों को ई कार से घूमने का मौका मिलेगा। अभी जो अभ्यारण्य लगातार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर इस अभ्यारण्य में लोगों को काफी सुविधाएं दी जाएंगी और पर्यटन को सीधे तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पर घूमने आने के लिए लोगों को इलेक्ट्रिक कार यानी कि ई रिक्शा और इसी के साथ साथ गाइड की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अगर कोई पर्यटक यहाँ पर आता है तो उसके लिए गाइड की सुविधा होगी, ताकि उन पर्यटकों को तमाम जो दिल्ली के बारे में चीज़ें हैं और इस अभ्यारण्य के बारे में तमाम जानकारियाँ हैं वो गाइड उपलब्ध करा सके। इस तरीके की जो ऐलान है, घोषणाएं हैं, वो पर्यावरण मंत्री ने की है और जो कार्य योजना शीतकालीन कार्य योजना तैयार हुई है दिल्ली की, उसको आज सीएम केजरीवाल जो हैं वो लोगों के सामने रखेंगे। उसकी घोषणा आज की जाएगी और इसी के साथ धूल प्रदूषण से लेकर प्रदूषित कारकों के खिलाफ सरकार जो है वो अभियान तेज करेगी। प्रदूषण को लेकर सरकार ने पहले ही बड़ा ऐलान कर दिया है और इस बार दिल्ली में सरकार ने पटाखों को दिवाली पर बैन किया है। जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से तमाम जानकारी मिलती नजर आ रही है, आज सीएम केजरीवाल घोषणा करेंगे शीतकालीन कार्य योजना की, क्या कुछ इसमें खास? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है और उससे कहीं ना कहीं सरकारें कोशिश करती नजर आ रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। यहाँ तक कि रेड लाइट ऑफ, गाड़ी ऑफ का जो प्रक्रिया है वो भी चलाई जा रही है। पटाखों पर भी बैन लगाया गया है और इस तरीके से अब कह सकते हैं जो जिससे अभियान की शुरुआत की जाएगी, असोला भाटी वन्य जीवन की अभियान की शुरुआत की जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी फायदा होगा। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और कहीं ना कहीं वन्य जो जीव है वो कहीं ना कहीं खराब होते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर दिल्ली सरकार जो है वो निरंतर कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं पर्यावरण को शुद्ध करने की भी कोशिश की जा रही है। मगर देखना होगा जिस तरीके से कोशिश की जा रही है उससे आने वाले दिनों के अंदर कितना फर्क पड़ता है। क्योंकि अभी तक जो पराली को लेकर दिक्कतें आ रही थी और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि पराली के जो धुआं है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रभावित होता है, कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। मगर यही बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं तैयारी जरूर देखने को मिल रही है। मगर जो धरातल की बात करें तो धरातल पर सख्तियां जो होनी चाहिए, यानी कि गाड़ियों को ऑफ कराने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, पटाखों पर जो रोक लगाई गई है उसमें कहीं ना कहीं सख्ती होनी चाहिए थी। मगर अभी तक बाजारों के अंदर पटाखे नहीं बिक रहे, मगर चोरी छुपे फिर भी अभी तक थोड़े बहुत पटाखे जरूर मिलते नजर आ रहे हो। यहाँ तक कि व्यापारियों का भी कहीं ना कहीं गुस्सा है जो है वो सरकारों की तरफ देखने को मिल रहा है और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं व्यापारियों के बारे में नहीं सोच रही। और व्यापारी बार बार यही कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों को पटाखे खरीद रहे हैं वो दिल्ली से नहीं खरीदेंगे तो दिल्ली के बाहर से पटाखे खरीदेंगे, मगर दिवाली पर कहीं ना कहीं आतिशबाजी का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा। जी।
आतिशबाजी का इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमें पहले से ही पता है, क्योंकि दिवाली जो है वो पटाखों का ही त्योहार एक तरीके से कहा जाता है और यहाँ पर आतिशबाजी अगर ना हो तो जनता को कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सुकून नहीं मिलता है। तो प्रदूषण तो लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है, लेकिन इसको लेकर सरकार किस तरीके से जो अपनी प्रक्रिया है उसमें आगे उसको बढ़ाएगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर सरकार ने ये सराहनीय कदम उठाया है पटाखों को बैन करने का, तो कहीं न कहीं जो अब गुप्त रूप से पटाखे बेचे जा रहे हैं उन पर भी बैन लगाने की सरकार को जरूरत है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पर्यावरण को शुद्ध रखने की, तो कहीं न कहीं कोशिश ज़रूर की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से और लगातार इसके अंदर कदम भी उठते नज़र आ रहे हैं। चाहे वो अशोक भाटी कह सकते हैं, वन्य जीवन की तरफ से कोशिश की जा रही हो, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चलाने की कोशिश की जा रही हो, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि अपने पर्सनल व्हीकल जो वाहन है, उनको इस्तेमाल ना किया जाए, सार्वजनिक व्हीकल को इस्तेमाल किया जाए। मगर लगातार कहीं न कहीं जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, उससे कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही है और सर्दियों के अंदर खास तौर पर कहीं न कहीं अलाव का सहारा लिया जाता है। जो नाइट ड्यूटी करते हैं, वो सबसे ज़्यादा अलाव का सहारा लेते हैं। लोग बाग जो नाइट कह सकते हैं रात में काम करते हैं, वो अलाव का सहारा लेते हैं। मगर कहीं न कहीं उसी पॉल्यूशन को रोकने के लिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है और कहीं न कहीं वो कोशिश कितनी कारगर हो रही है, वो सबके सामने है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिवाली पर पटाखों की बैन लगाया गया है, तो कहीं न कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए व्यापारियों के लिए भी कोई न कुछ राहत होनी चाहिए थी। मगर जो चोरी-छुपे पटाखे बेचते हैं, उनके ऊपर भी सख्ती होनी चाहिए थी। जी। हुँ, बिल्कुल, सख्ती आगे होगी किस तरीके से ये देखना होगा, लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से असोला भाटी ये जो अभ्यारण्य की शुरुआत की गई है, इसमें क्या कुछ ख़ास रहने वाला है? ये इनकी ओर से किस तरीके से प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास किए जाएँगे? देखिए, बिल्कुल सही बात करें। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अशोकला भाटी अभियान की जो शुरुआत की गई है, उसके अंदर सिर्फ़ एक चीज़ ख़ास तौर पर गौर की गई है कि लगातार पेड़ों को यानी कि पौधों को लगाया गया है और लगातार जो कहीं न कहीं वायु प्रदूषण को जो शुद्ध करने के लिए कोशिश की जा रही है और इसके अंदर तमाम घूमने की सुविधाएँ भी दी गई हैं। यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रिक कारें हैं, वो भी कहीं न कहीं इसके अंदर मौजूद की गई है और लगातार लोगों को ये भी कहा गया है कि उनको गाड़ियों यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ही आने की परमिशन होगी और कहीं न कहीं घूमने की परमिशन होगी। साइकिल की सुविधा दी जाएगी। हर तरीके से ये कोशिश की गई है कि पर्यावरण जो है वो शुद्ध रहे। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पर्यावरण को शुद्ध रखने की, तो कहीं न कहीं सरकारों की तरफ से जितनी कोशिश की जा रही है, मगर धरातल पर कहीं न कहीं और ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए थी, जो देखने को नहीं मिल रही है। या रेड लाइट पे बात करें तो कहीं जिस तरीके से गाड़ियों को ऑफ कराने की प्रक्रिया है, रेड लाइट ऑन, गाड़ियाँ ऑफ, वो भी कहीं न कहीं सुस्त पड़ी हुई है और अभी तक लगातार उसके अंदर भी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। मगर लगातार जिस तरीके से पर्यावरण जो सर्दियों के अंदर सबसे ज़्यादा दूषित होता है, पराली को लेकर भी और यहाँ तक कि हालात को लेकर भी जो पॉल्यूशन फैलता है, वो कहीं न कहीं अब दिल्ली सरकार उसके अंदर सख्ती लाने की कोशिश कर रही है। मगर वो सख्ती जो है, जो गाइडलाइन के अंदर फॉलो की जा रही है, वो धरातल के अंदर अभी तक देखने को नहीं मिल पा रही है। जी। हुँ, लेकिन इसी के साथ इलेक्ट्रिक कार के साथ-साथ गाइड की भी सुविधा कहा गया है कि प्रदान की जाएगी, जो भी पर्यटक होंगे। तो साफ तौर पर सरकार का पर्यटनों को बढ़ावा देने का ये कदम है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रिक कारों की, तो इलेक्ट्रिक कार के साथ-साथ गाइड यानी कि जो बाहर से लोग वहाँ आएँगे इस ग व कह सकते हैं अशोला घाटी पर्यावरण को देखने के लिए, वो उसको अंदर कहीं न कहीं लोगों को सुविधाएँ मिलेगी, गाइड की सुविधा होगी, सारी जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से क्या पौधे लगाए गए हैं और सारी जानकारी दी जाएगी कि कहाँ तक किस तरीके से घूमने की प्रक्रिया है। कारों को इलेक्ट्रिक कारों को दिया गया है ताकि जो डीज़ल गाड़ियाँ या फिर पेट्रोल गाड़ियाँ होती हैं, जिनसे जो पॉल्यूशन फैलता है, वो कहीं न कहीं नहीं फैलेगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, वो कहीं न कहीं सराहनीय ज़रूर है, मगर कहीं न कहीं धरातल की बात करें तो कहीं न कहीं वहाँ पर भी थोड़ी बहुत सख्ती होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से जो सरकार की जो मुहिम है, वो रंग लाती हुई नज़र आएगी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब लगातार कोरोना की स्थिति चल रही है और डॉक्टरों के ऊपर दबाव बनता नज़र आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल खाँसी-जुकाम जो है वो बिल्कुल बढ़ता नज़र आ रहा है और लोगों को साँस लेने की भी दिक्कतें होनी नज़र आ रही है और डॉक्टरों के ऊपर जो दबाव बन रहा है, डॉक्टर भी सरकारों से वही कह रहे हैं कि आप लोग कोशिश कीजिए ताकि लोगों जो मरीज़ हैं, वो कहीं न कहीं अस्पतालों तक कम आएँ और जिनको साधारण लक्षण है, वो कहीं न कहीं अपना नॉर्मल तरीके से ही इलाज कराएँ। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर पर्यावरण को जो दूषित किया जा रहा है और कहीं न कहीं पराली को लेकर भी दिक्कतें बन रही थी और कहीं न कहीं अब गाड़ियों की जो प्रक्रिया लगातार निरंतर बढ़ रही है, उससे भी कहीं न कहीं पॉल्यूशन बन रहा है और दिवाली को मद्देनज़र रखते हुए कहीं न कहीं पटाखों पर रोक लगाई गई है, तो पटाखों पर कितनी रोक रहेगी, ये देखना होगा। मगर आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से गाड़ियाँ लोग वक़्त लेके निकल रहे हैं और रेड लाइट पर लगातार काफ़ी लंबा जाम दिखता है और पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों का कहीं न कहीं धुआँ
धुआं जो है वो कहीं ना कहीं फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कोशिश करनी चाहिए और केंद्र सरकार को भी। मगर यहाँ पर लगातार जो रेड लाइटों पे गाड़ियों को ऑफ कराने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर जो कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से अशोला बाटी पर्यावरण की जो कैसे मुहिम चलाई गई है उसके अंदर भी कितनी कोशिश दिल्ली सरकार की कारगर होगी वो जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से गोपाल राय ने कहा कि हम आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा कोशिश करेंगे, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही है, मगर धरातल पर कितनी कोशिश कामयाब होती है ये जरूर देखना होगा। जी ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो देखना होगा, लेकिन इसमें आम जनता को भी सीधे तौर पर अपनी भागीदारी देनी होगी। अगर आम जनता की भागीदारी इसमें रहेगी तभी हम प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता की सबसे बड़ी बड़ी भूमिका बनती है, क्योंकि सरकारें गाइडलाइन फॉलो कर जरूर करा देती हैं और यहाँ तक कि ये भी कह दिया जाता था अधिकारी मौजूद हैं, मगर कहीं ना कहीं जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता अपने आप को सख्ती से पालन नहीं कराएगी और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं खुद ही अपनी गाड़ियों को ऑफ करे, रेड लाइट जैसी दिखती है तो रेड लाइट पे गाड़ियां ऑफ करे, ये करते हर व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। मगर कहीं ना कहीं सरकारों के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जनता सिर्फ सरकारों के ऊपर छोड़ दी और सरकार जो है वो जनता के ऊपर छोड़ देती है। मगर यहाँ पर दोनों ही तरफों से नियमों का पालन करना चाहिए, जनता भी करे और सरकारें भी करें, तभी जाकर कहीं ना कहीं पर्यावरण को साफ रखा जा सकता है और कहीं ना कहीं लोगों को जो दिक्कतें होती है सांस लेने की वो भी कहीं ना कहीं परेशानी खत्म होगी। मगर देखना होगा कि दिवाली के मद्देनजर रखते हुए कितने पटाखे जलाए जाएंगे और कितनी दिल्ली सरकार सख्ती कर रही है और जनता उन शक्तियों का कितनी इस तरीके से पालन कर रही है। जी बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ जिस तरीके से सीएम केजरीवाल ने पटाखों को बैन करने का फैसला लिया है और एक सराहनीय कदम कह सकते हैं इसको उठाया है, इसी के साथ और क्या ऐसी योजनाएं या फिर क्या ऐसे प्रयास हो सकते हैं जिससे प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए? देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर दिल्ली सरकार ने बिल्कुल मुहिम चलाई है, यहाँ तक कि पटाखों पर रोक भी लगाई है और समय रहते हुए लगाई है, क्योंकि पहले व्यापारियों की कहीं ना कहीं परिस्थिति खराब हुई थी और कहीं ना कहीं व्यापारियों ने पटाखे खरीद लिए थे और बेच नहीं पाए थे, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत थी। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है और जनता से भी अपील कर रही है कि वो अपने आसपास का जो वातावरण है उसको साफ रखें, पेड़ लगाएं और अगर एक पेड़ कटता है तो कहीं ना कहीं 10 पेड़ 10 पौधे लगाएं ताकि उनको भी बढ़ने में टाइम लगता है, क्योंकि लगभग 10 से 15 साल लगते हैं एक पेड़ को बढ़ने में। कहीं ना कहीं उसके लिए भी दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है और जनता को खास तौर पर जागरूक रहने के लिए कहा जा रहा है और जनता कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का सहयोग भी दे ताकि दोनों ही मिलकर कैसे दिल्ली के जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके और पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा सके और लगातार कहीं ना कहीं जो लोगों को दिक्कतें होती है सांस लेने की, कहीं ना कहीं उसको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर कल ही उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो बड़ा हादसा हुआ उसको लेकर राकेश टिकैत ने अपना बयान दिया है। जो हादसा हुआ है कि लोगों ने किया है मोबाइल लखीमपुर खीरी में हादसे को लेकर के राकेश टिकैत जी लखीमपुर खीरी के लिए निकल चुके हैं। यहाँ आज मुरादाबाद के नेशनल NH-24 लखनऊ हाईवे पर राकेश टिकैत जी हैं, उनसे जानेंगे कि जो हादसा हुआ है कि लोगों ने किया है और क्या मानते हैं इस हादसे को। ये तो हादसा है भाई, मंत्री के लड़के ने किया है, मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, सबकी मिली भगत से हुआ है। किसानों को गाड़ियों से रौंदने का काम करा गया है। किस तरीके से मानते हैं ये किसानों पे हमला? एक अरे हमला तो हमला ही है, किस तरह का क्या हमले की क्या कोई वो होती है कि डेफिनेशन क्या होती है हमले की? गाड़ी से आए किसान वहाँ पे थे और उनको गाड़ी से टक्कर मार कर उनको रौंदा गया, उनके ऊपर फायरिंग करी गई, गोलियां चलाई। अच्छा, इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है और किस तरीके की कार्रवाई? 4 लोगों की डेथ की अभी इन्फॉर्म मिली है और करीब 10 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अच्छा, किसानों की तरफ से कोई मुकदमा उनकी तरफ किया जाएगा? करवाएंगे, मुकदमा करवाएंगे। अच्छा, जो जिस तरीके से चुनाव विधानसभा का करीब है, किस तरीके से मानते हैं इस हादसे को? अब ये तो हिंसा करवा के वो चाहते हैं ना कि चुनाव में हिंसा करवावे किसान अपना। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है, हमारा है कि जो आंदोलन हमारे पिछले 10 महीने चल रहे, हम कोई हिंसकवादी नहीं है, हमारे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहे और जब तक वे आंदोलन हमारे जारी रहेंगे, जब तक भारत सरकार हमारी बात नहीं मान देगी। अच्छा, ऐसे क्या कारण थे जो ये हादसा हुआ है और 4 लोगों की आप मृत्यु बता रहे हैं, क्यों किया था ये हादसा ऐसा? उनको काले झंडे दिखा रहे होंगे सरकार को,
काले झंडे दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधी फायरिंग करोगे या गोली चलाओगे या गाड़ियों से रौंद दोगे किसानों को। अच्छा, राकेश टिकैत जी, जिस तरीके से फायरिंग आप बता रहे हैं और 4 लोगों की मृत्यु बता रहे हैं, उसमें किसी की अभी पुलिस ने, प्रशासन ने कोई गिरफ्तारी की है? अभी नहीं जानकारी है, अभी किस तरीके अभी जानकारी। अच्छा, किस तरीके की मांग करना चाहेंगे? ये हादसा हुआ है, सरकार पे किस तरीके का कुछ? हत्या का क्या होता है, हादसे का क्या होता है? हादसा हुआ है, हत्या हुई है और जानबूझ के गाड़ियों से एक्सीडेंट करके उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा के तो मुकदमा दर्ज होगा, उनको गिरफ्तारी उनकी होगी। तो हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ही यहाँ नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर पहुंचे थे, लखीमपुर खीरी के लिए निकल रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ हम अपनी तरफ से कार्रवाई कराएंगे। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अपने सहयोगी नबी अहमद के साथ ANB न्यूज़ बाजिद अली। तो चलिए अब अगली खबर की रुख कर लेते हैं, जो पंजाब से है, जहां पर पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। लगातार मंत्रिमंडल बैठक के दौर शुरू है और अब पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक आज शाम को 6 बजे सचिवालय में होगी। जनता को सस्ती बिजली मुहैया करवाने, 200 गज के प्लांट के सीवरेज और पानी मुफ्त प्रदान करवाने जैसे मुद्दों पर आज चर्चा संभव है। आपको बता दें कि आज पंजाब में मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इससे पहले भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं और कई बड़े ऐलान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कर चुके हैं और आज एक बार फिर से शाम को 6 बजे सचिवालय में पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बैठक में जनता को सस्ती बिजली मुहैया करवाने के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और ये जो चर्चा है ये सीधे तौर पर चुनावी कही जा सकती है, क्योंकि चुनाव विधानसभा के नज़दीक है। पंजाब में मात्र 3 से 3.5 महीने रह गए हैं विधानसभा के चुनावों में और इन्हीं विधानसभा चुनावों को साधने के लिए कांग्रेस लगातार पंजाब में सक्रिय नजर आ रही है। और इसी के साथ अब पंजाब मंत्रिमंडल की आज शाम को बैठक होने जा रही है। शाम को 6 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। अब देखना होगा कि किन अहम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत संभव है, चर्चा संभव है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मंत्रिमंडल की बैठक होती जा रही है, इससे पहले जो 2 किलोवाट के जहाँ पर बिजली की सीमा रहती है, बिजली मुहैया कराई जाती है, उनके जो बिजली बिल हैं, पिछले बकाया जो भी बिजली बिल है, वो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने साफ तौर पर पहले ही कह दिया है कि उनके बिल माफ़ किए जाएंगे और जिनके कनेक्शन काटे गए उनके कनेक्शन भी दोबारा लगाए जाएंगे। और इसी बिजली जो है वो सस्ती कैसे जनता को मुहैया करवाई जाए, इस पर भी आज पंजाब मंत्रिमंडल में चर्चा संभव बताई जा रही है। इसी के साथ 200 गज के प्लांट्स में सीवरेज और पानी मुफ्त प्रदान करवाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। कैसे जो 200 गज के प्लांट्स है उसमें सीवरेज की और मुफ्त पानी की समस्या को हल किया जाए और सीधे तौर पर जनता को ये जो सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंचाई जाए, उसको लेकर आज पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक होगी और इसमें कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। अन्य कई अहम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा संभव है। सीधे तौर पर जनता को साधने का प्रयास यहाँ पर किया जा सकता है पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में, क्योंकि लगातार पंजाब मंत्रिमंडल की बैठकें हो रही है। अब इससे पहले पंजाब में सीएम ने आदेश भी दिया था कि हर मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक होगी और उसमें फैसले लिए जाएंगे, लेकिन आज सोमवार को शाम को 6 बजे भी मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ अहम निकलकर सामने आता है। तो पंजाब से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर पंजाब मंत्रिमंडल में आज शाम को 6 बजे पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक होगी। जिला सचिवालय में ये बैठक शाम को 6 बजे आयोजित की गई है। इस बैठक में जनता को लुभाने का प्रयास एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस द्वारा किया जाएगा और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा ये प्रयास किए जाएंगे। इससे पहले बिजली जो है वो जनता के लिए माफ़ कर दी गई है, लेकिन अब मुफ्त बिजली के जो वायदे हैं दूसरी पार्टियों के, उनको काटने के लिए किस तरीके से जनता को सस्ती बिजली मुहैया कराई जाए, इस पर भी आज चर्चा संभव है। मंत्रिमंडल में ये चर्चा आज होने वाली है। देखना होगा कि क्या कुछ खास आज मंत्रिमंडल की बैठक में रहता है और किस तरीके के मुद्दों पर चर्चा आज की जाती है। आपको बता दें कि इसी के साथ 200 गज के प्लांट्स में सीवरेज और मुफ्त पानी प्रदान करवाने जैसे मुद्दों पर भी आज चर्चा संभव है। खुद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सचिवालय में ये शाम को 6 बजे बैठक होगी। ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, फिलहाल जिस तरीके से आज एक बार फिर से बैठक होने जा रही है, लगातार मंत्रिमंडल की बैठकों का दौर जारी है, इससे पहले कई ऐलान हो चुके हैं, आज किस तरीके से चर्चा संभव? देखिए, बिल्कुल आज भी एक बड़ी संभावना है कि कई राहत जो है वो जनता को पंजाब सरकार दे सकती है और इनमें सबसे ज्यादा क्योंकि बिजली का मुद्दा जो है वो
पंजाब में काफी बड़ा है, क्योंकि बिजली के बिल ये कहीं कि देश भर में यदि किसी राज्य में ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, तो वो पंजाब में है, जिसके वजह से जनता काफी त्रस्त है। और चरणजीत सिंह चन्नी ने जैसे ही शपथ ली थी, तो उसके बाद जो प्रेस वार्ता की थी, कहीं ना कहीं एक इशारा किया था कि बिजली के जो बिल हैं उनमें राहत दी जाएगी जनता को। तो आज ये संभावना जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इस तरह की कोई घोषणा सरकार कर सकती है, जिससे बिजली के बिलों से जो है वो राहत कुछ लोगों को मिल सकती है। और खास तौर पर जिस तरह से ऐलान भी किया गया है कि जो 2 किलोवाट तक के बिजली बिल हैं, बिजली के जो बिल हैं 2 किलोवाट तक जो उनके यदि कनेक्शन बिजली के बिल ना भरने की वजह से कट चुके हैं, तो सरकार जो है उनको भी एक बड़ी राहत दे सकती है। इसी तरह से शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज के जो प्लाट हैं, उनमें पानी और सीवरेज का जो कनेक्शन है या फिर उनके बिल जो है उनको मुफ्त कर सकती है सरकार, और वो माफ कर सकती है। तो ऐसे कई ऐलान जो है वो आज की इस बैठक से संभावना जताई जा रही है कि सरकार कर सकती है, क्योंकि फिलहाल सरकार का फोकस जो है वो उन कामों के प्रति ज्यादा है जहां पर सरकार को जो जनता है सबसे ज्यादा जरूरत में है और सबसे ज्यादा महसूस कर रही है कि सरकार को ये काम जो है प्राथमिकता से करने चाहिए, क्योंकि करीब 3 महीने का समय जो है वो सरकार के पास है। लिहाजा सरकार वो फैसले प्रमुखता से ले रही है जो सबसे ज्यादा राहत जनता, प्रदेश की जनता को दे सकती है। तो इसी तरह के कई फैसले जो है वो आज की बैठक से उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक में वो निकल कर बाहर आए। और इसी के साथ और भी कई अहम मुद्दे पर चर्चा यहाँ पर हो सकते हैं कुलवीर जी, लेकिन सबसे अहम बात है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो, जैसे आम आदमी पार्टी का ही अगर जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी पंजाब में मुफ्त में बिजली देने की बात कह रही है। ये दावे, वो चुनावी दावे उन्होंने ठोके हैं। अब कहीं ना कहीं उनके दावों की काट के लिए बिजली कैसे सस्ती की जाए और जनता को कैसे लुभाया जाए, क्या इसीलिए ये बैठक में इस तरीके की चर्चाएं हो रही है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार है वो कार्ड खेल चुकी है, क्योंकि पंजाब में सबसे पहले घोषणा जो है अरविंद केजरीवाल ने की थी, आम आदमी पार्टी ने, के 300 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री होगी। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस थी, यानी कि यदि आपका 300 यूनिट से अधिक बिल आता है तो फिर वो पूरा भरना पड़ेगा। जिसके बाद श्रोमणी अकाली दल या फिर कांग्रेस की तरफ से इस तरह से जो दावे हैं वो निकल कर आए कि ये सुविधा जो है वो जनता को दी जाएगी, ये राहत जो जनता को है वो दी जाएगी। हालांकि कैप्टन सरकार पहले ही 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रही थी, लेकिन इस दौर में सभी पार्टियां कमोबेश लग चुकी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सत्ता में है, लिहाजा उसने बड़ा कदम उठाते हुए इस तरह की पहल जो है वो की है। तो कहीं ना कहीं एक विपक्षी पार्टियों का जो मुफ्त बिजली का कार्ड था उसको भी कहीं ना कहीं ये कहें कि छोटा करने की कोशिश कांग्रेस सरकार कर रही है, ताकि इसका राजनीतिक लाभ जो है वो विधानसभा में चुनाव में मिल सके। जी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में आपसी फूट और कलह देखने को मिल रही है, क्या इसी कलह के साथ जनता कांग्रेस को एक बार फिर से एक्सेप्ट करेगी? देखिए, ये जनता के मूड पे डिपेंड करेगा, ये जनता के आकलन पे डिपेंड करेगा कि क्या तीन महीनों में चन्नी की जो टीम है, यदि प्रदेश की जनता का दिल जीतने में कामयाब होती है, तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस ने एन मौके पर आके बदलाव करके एक रिस्क लिया है पंजाब में, उसके सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं यदि जनता जो है वो जनता का दिल जीतने में चन्नी सरकार की टीम जो है वो कामयाब हो जाती है। लेकिन जहां तक फूट का सवाल है, वो एक कांग्रेस की अंदरूनी चुनौती है। यदि जनता भी चाहे कि चन्नी सरकार जो है वो सत्ता में वापस आए, लेकिन यदि फूट यूं ही रही तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो कांग्रेस को हराने का काम करेगी, क्योंकि गुटबाजी है और एक गुट नहीं चाहेगा कि कोई भी गुट नहीं चाहेगा कि दूसरे गुट का जो वर्चस्व है वो कांग्रेस में बने, या फिर वो उसके जो उम्मीदवार होंगे वो सत्ता में लौट सकें, या फिर जो विधायक हैं वो बन सकें। तो ऐसे में कांग्रेस की जो आपसी फूट है वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है कि अपने ही घर में अपने ही लोग अपनों को ना हरा दें। ठीक है कुलबीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब में लगातार जिस तरीके से सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, इसी बीच अब अगली खबर चंडीगढ़ से ही, जहां पर 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने उनके साथ और पार्टी के साथ वास्तविक
हितधारकों किसानों को बोर्ड में शामिल किए बिना कृषि विपणन संबंधी अध्यादेशों को अधिनियम में परिवर्तित करने के बारे में दिए गए आश्वासनों को पूरा नहीं करने पर उनके साथ विश्वासघात किया है। शिरोमणि अकाली दल ने किसानों के समर्थन में विधायकों के विरोध में मंत्रिमंडल और शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने किसानों को बोर्ड में लिए बिना बिल पारित कर दिया था। अब अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने इस संबंध में किसानों को इच्छाओं के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को जानकारी दी थी, जब से उनसे मिलने को भी कहा गया था। अब उन्होंने बताया कि ये सब संसद में कानून बनने से पहले की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा कि किसानों के मुद्दों पर खुलासा करते हुए इसे दर्दनाक विश्वासघात बताया है और साथ ही कुछ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने ये खुलासे किए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां बनती नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ कृषि कानूनों के नाम पर विश्वासघात किया है। तो लगातार जिस तरीके से पंजाब में समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, हर पार्टी कहीं ना कहीं खुद को किसानों के समर्थक बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फिलहाल किसान आंदोलन चल रहा है और उसको लेकर सीधे तौर पर जनता से रूबरू होने के लिए और इसी के साथ जनता को लुभाने के लिए किसानों का सहारा लिया जा रहा है, कहा जा सकता है। और इसी वजह से अब पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों के समर्थन में हम हैं, इसीलिए हमने अपना जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से वो तोड़ लिया था और इसी के साथ जब कृषि कानून बनाए गए थे सरकार द्वारा, उसके बाद गठबंधन भी तोड़ा गया और सीधे तौर पर इनका विरोध भी किया गया। अब उन्होंने कहा है कि बीजेपी लगातार किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है। किसानों को विश्वास में लेकर बीजेपी ने उनसे वोट एकत्रित किए और उसके बाद अब किसानों के साथ विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो आगे भी इन्हीं कानूनों के समर्थक में कभी नहीं होंगे, इन कानूनों का विरोध करते रहेंगे और किसानों के समर्थन में लगातार प्रयास करते रहेंगे। इस तरीके की बातें जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने उनके साथ और उनकी पार्टी के साथ वास्तविक हितधारकों किसानों को बोर्ड में शामिल किए बिना कृषि विपणन संबंधी अध्यादेशों को पास किया है, जो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इन कानूनों को रद्द करना चाहिए, रद्द कानून होने चाहिए, जिसके बाद किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिल सके और इसी राहत के बाद किसान जो है वो लगातार सरकार के पक्ष में रहें और तमाम चीज़ों को सुधारा जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से सरदार प्रकाश सिंह बादल का यह बयान सामने आया है, अब सीधे तौर पर वो किसानों के समर्थन में एक बार फिर से आते नजर आ रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसानों को साधने का प्रयास शिरोमणि अकाली दल ने फिर से शुरू कर दिया है। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आगे जाना है, अगर अब क्या 2022 चुनाव के लिए कंटेस्ट करना है, तो उन्हें किसानों का सपोर्ट चाहिए। पंजाब में एक मेजर फैक्टर है और अगर उनका विश्वास नहीं जीत पाते तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में अपने जीतने का ख्याल दिमाग से निकाल सकती है। तो उसी चीज को लेके ये भटिंडा में रैली की गई थी। भटिंडा रैली में बार बार जो बात उठाई गई थी, नरमे की फसल में जो गुलाबी सुंडी लगी है, जिससे फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, सीधे तौर पे बोलते हुए नजर आए हैं कि किससे शिरोमणि अकाली दल ने अपने टाइम पे सीधे तौर पर मुआवजा दिया था किसानों को। अपनी सरकार की बात की बात कि जब उनके टर्म थी, जब उनका सरकार शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी, तब क्या क्या कदम उठाए गए थे। तब उन्होंने सीधे तौर पर 650 करोड़ का मुआवजा किसानों को दिया गया था जब फसल बर्बाद हुई थी। तो वहीं अभी तक कांग्रेस सरकार की तरफ से किसी भी तरह के मुआवजे देने की बात नहीं की गई है। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ऑलरेडी फसल का मुआवजा करने जा चुके हैं, वो किसानों के बीच में जा चुके हैं, पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई मुआवजे को लेकर ऐलान नहीं किया गया। इसी को लेकर हम कह सकते हैं कि अकाली दल ने सीधे सीधे तौर पे कह दिया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर
अगर ऐलान नहीं होता है किसी भी तरह के मुआवजे का, तो पंजाब सीएम के घर का घेराव करेंगे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर देंगे। हालांकि अगर हम बात करूं, ये रैली तो सीधे तौर पे अगर हम कहें गुलाबी सुंडी या निर्मे की फसल को जो नुकसान हुआ था उसको लेकर प्रदर्शन था, पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अकाली दल अपना पॉलिटिकल ग्राउंड भी अनाउंस करता हुआ नजर आया। वो बार बार कहते हुए नजर आए कि आप लोगों को शिरोमणि अकाली दल किसानों की पार्टी है, आप लोग बीच से निकली है। तो दोनों तरफ वही बीजेपी, कांग्रेस और अगर हम कहें आम आदमी, इन तीनों पे निशाना साधा। इन्होंने सीधे तौर पे कहते हैं कि सेंट्रलाइज कमांड है इनके, यहाँ पे कोई भी नेता या कहे कि इन पार्टीज का कोई फैसला लोकल नहीं है, पंजाब के लोग नहीं लेते, बल्कि हाई कमांड से फैसला आता है। चाहे कांग्रेस की बात कर लें तो दिल्ली से फैसला आता है, वही आम आदमी की बात कर लें उसमें भी जब तक कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मंजूरी ना हो तब तक कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। तो ये बीजेपी का सीधे तौर पे बोल रहे हैं, बीजेपी ने विश्वासघात किया। उन्होंने खुद, उनकी पार्टी, उन्होंने स्टार्टिंग में सीधे तौर पे कहा कि जब बीजेपी के साथ शिरोमणि अकाली दल थी तो जो भी उनसे बात की गई सारी झूठ थी। तो कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पे कहते हैं कि जब उनके साथ जो इतने लंबे पार्टी, जो उनके साथ पार्टी अलायंस में थी, जो उनके साथ जब उनका विश्वास नहीं जीत पाई तो फिर आम जनता का विश्वास बीजेपी कैसे जीतेगी। तो सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि इसे एक तरह से जहां कहें कि फसलों के नुकसान को लेकर रैली थी, पर मेन एजेंडा आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोगों में अकाली दल का लिए विश्वास जिताने की दोबारा विश्वास, लोगों के बीच में दोबारा जाना और अपना एक 2022 का पॉलिटिकल ग्राउंड। देखिए, अकाली दल का सबसे ज्यादा हिट अगर कोई पार्टी हुई है 3 कृषि कानूनों से सपोर्ट करने के चलते में, तो वो अकाली दल थी। तो वो दोबारा कोशिश कर रही है कि लोगों में गुडविल जीत सके, और अगर वो नहीं जीत पाती है तो 2022 उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी। लेकिन हमें तो जिस तरीके से अभी हमने देखा है कि किसानों, संयुक्त किसान मोर्चा और शिरोमणि अकाली दल के बीच में वीडियो विवाद हुआ था, क्या उसके बाद ये जो तमाम चीजें, जो तमाम कोशिशें शिरोमणि अकाली दल की ओर से की जा रही है, क्या किसान इस पर एक बार फिर से विश्वास करेंगे? देखिए, ये समय ही बता सकेगा। देखिए, अगर हम बात करें कि अकाली दल कोशिश कर रहा है तो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। मैं सीधे तौर पे कहूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अगर हम बात करें तो अभी सबसे ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो सीधे तौर पे शिरोमणि अकाली दल है। इसका कहीं उन्हें पॉजिटिव असर देखने को मिलता है तो कहीं नेगेटिव भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूंगी 100 दिन की जो उनकी रैली शुरू हुई थी, स्टार्टिंग में इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था, पर वहीं किसानों की तरफ से इनको विरोध प्रदर्शन भी झेलना पड़ा था। जिसके बाद अगर हम कहें कि एक एग्रीमेंट, या हम कहें कि एक मतलब के मिडिल ग्राउंड आया गया था कि जब तक ऑफिशियली इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तब तक कोई रैलियां नहीं की जाएंगी। तो मेन अगर हम बात करें तो अकाली दल ने चिट्ठी लिखी थी संयुक्त किसान मोर्चे का। हमें याद रखना चाहिए कि अकाली दल शुरू से ही कोशिश कर रहा है एक राब्ता बनाए रखने की, एक अच्छी गुडविल बनाए रखने से संयुक्त मोर्चे से। उसके बाद जब उनकी तरफ से रैली की गई थी दिल्ली में, जो इनके दिल्ली में प्रदर्शन किया गया था, उसमें जब इनके कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी हुई, मिसबिहेव हुआ, तो उसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने एक्शन लिया था। संयुक्त किसान मोर्चे ने उस एक्शन को बुरा बोला। उन्होंने कहा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, अकाली दल को उनके पास आना चाहिए था। पर अकाली दल सीधे तौर पे कहता हुआ नजर आया कि हम आपके पास क्यों आए, हमने वीडियोस पहली वायरल थी, उल्टा हमें जरूरत थी कि आप हमारे पास आते, कि आपने एक्शन ले लिया है, हम ये एक्शन लिया है, तो अब आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो अकाली दल से ये बात की गई थी। तब से एक, अगर हम कहें कि एक थोड़ी सी तनातनी लगातार दिख रही है, पर वो हम संयुक्त किसान मोर्चे को अलग करते हैं, हम बात करें आम जनता की बात करते हैं। अब आम जनता के बीच में जाने के लिए अकाली दल क्या कर रहा है? अकाली दल अभी 2 स्टेप्स उठा चुका है। सबसे पहले कि अगर हम बात करें जो अगर हम कहें कि भारत माला प्रोजेक्ट में जो जमीन मुआवजे को लेके है, उसको लेके वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो किसानों के बीच में जाए, उनको मुआवजा दिलाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो सीधे तौर पे कहा जा रहा है जो मुआवजा दिया जा रहा है वो काफी कम है। तो एक ये स्टेप चल रहा है। तो दूसरा स्टेप हम कह सकते हैं कि अब जो फसल बर्बाद हुई, गुलाबी सुंडी से जो निर्मे की फसल बर्बाद हुई है, तो उसके मुआवजे को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। बाकायदा सुखबीर बादल और पार्टी के सभी सीनियर नेता लोगों के बीच में जा रहे हैं, और सीधे तौर पे अगर हम कहें कि सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस टाइम जितनी फसल बर्बाद हुई है तो उसमें एक मुआवजा का जल्द से जल्द अनाउंसमेंट और मुआवजा देना शुरू भी होना चाहिए। जी। और इसी के साथ देखिए, ये जो तमाम चीजें हैं जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को अगर साधने का प्रयास शिरोमणि अकाली दल कर लेती है तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में समीकरण जो है वो भी अच्छे बनते नजर आएंगे शिरोमणि अकाली दल के लिए। क्योंकि कांग्रेस, हालांकि काफी दबदबा कांग्रेस का पंजाब में है, लेकिन आपसी फूट के चलते कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अब टूट के कगार पर आ चुकी है। देखिए, अकाली दल ने सीधे ही स्टेज से बोला कि जहां पे हम लोग कुछ, अगर सीधे तौर पे कहें कि 80 से 90 दिन रह गए हैं इलेक्शन अनाउंस होने में या उनके आचार संहिता लगने में, तो सीधे तौर पे कहते हैं कि जहां पे अभी लोगों के बीच में काम करने की जरूरत है, तो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर तंज कसते कहा कि आपसी लड़ाई ही चल रही है अभी कांग्रेस के बीच में,
कोई सीट्स को लेके चल रहा है, कोई अपने किसी व्यक्ति को कि बड़े पोस्ट पे लगाने चल रहा है, तो आपसी लड़ाई के ऊपर सीधे तौर पे हाईलाइट किया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट्स के ऊपर बात की गई, जो सीधे तौर पे डीआईजी और एजी की नियुक्ति को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं, सीधे तौर पे कह रहे हैं उनका इस्तीफा भी उसी चीज को लेकर आया था। तो वही हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई अभी तक कहीं भी खत्म नहीं हुई है। जो चीज कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के साथ समझी जा रही थी कि खत्म हो जाएगी, या फिर हम कहेंगे इससे पहले जब नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष लगाया गया, तब ये उम्मीद बुझाई जा रही थी कि ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, पर ये लगातार बढ़ती जा रही है। जब उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया तो उसके बाद फिर भी टनाटनी चलती रही सरकार के साथ। उसके बाद जब हम कहें कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा, तब ये सोचा गया था कि सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी और कांग्रेस एकजुट होकर काम करते हुए नजर आएगी। उसके बावजूद भी वो नहीं हुआ। अगर हम कह सकते हैं उल्टा लगातार हालत बद से बदतर होती जा रही है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कांग्रेस का अंदरूनी कलेश जल्दी ही खत्म हुआ? क्योंकि पार्टी में कोई ना कोई रुस के बैठा हुआ है, कोई ना कोई, अगर हम कहें कि लोगों के बीच में वो काम नहीं हो पा रहा है, वो जॉइंट इमेज जो अगर कांग्रेस दिखाने की कोशिश करना चाहती है वो नहीं हो पा रही है। और अगर ये जॉइंट इमेज जल्दी पेश नहीं हुई तो 2022 की अगर मैं सीधे तौर पर बात करूं तो कांग्रेस को एक बड़ा हिट सहना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल की जो स्थितियां देखने को मिल रही है अमित, कांग्रेस को अगर इस तरीके से अगर ये हित झेलना पड़ेगा, अगर जनता का विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में आपसी फूट है और कहा जा सकता है कि कांग्रेस को जनता के विश्वास की नहीं, फिलहाल अभी अपने अंदरूनी कलह को खत्म करने की जरूरत है। अगर कलह खत्म होती है तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन होगा। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये कि कांग्रेस की इस फूट का फायदा क्या शिरोमणि अकाली दल या दूसरी पार्टियों को मिलेगा? सीधे तौर पे मिलेगा जी। देखिए, अगर हम बात करें कि अगर जो पार्टी सरकार में है, क्योंकि देखिए इस टाइम सबसे जरूरी होता है, इस टाइम अगर हम कहें सीधे तौर पे अनाउंसमेंट्स का दौर होता है। मैं यही कहते हैं कि जो आखिरी के 2-3 महीने रहते हैं, जो लोगों से वादे किए गए थे उनको बारे में बताने के लिए कि हमने ये वादे पूरे किए, ये फाइनल अनाउंसमेंट्स होते हैं, ये अगर जो प्रोमिसेस होते हैं वो पूरा करने का दौर होता है। ये अगर हम कहें कि सबसे क्रूशियल टाइम है, और इसी सबसे क्रूशियल टाइम में ही अगर हम कहेंगे कांग्रेस लोगों के बीच में नहीं जा पा रही। सवाल यही आता है कि जब सबसे क्रूशियल टाइम में आप लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, तो लोगों का गुस्सा, जो लोगों को अपना काम दिखाने की जरूरत है, वो नहीं देख पाएंगे, और इसका डायरेक्ट फायदा ऑपोजिशन को ही होगा। अगर मैं बात कर लूं, चाहे अकाली दल की मैं बात कर लूं, चाहे मैं आम आदमी की बात कर लूं, दोनों ही पार्टीज अपने लोकल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे काम कर रही हैं, और वो भी तेजी से कर रही हैं। लोगों के बीच में जा रही है, लोगों से बात कर रही है, और सीधे तौर पे कह रही है कि कहां सरकार फेल हुई। जैसे हम अकाली दल की बात कर लें, जो इनकी भटिंडा की रैली है, इसमें सीधे तौर पे बोल दिया, उन्होंने सीधे तौर पे सरकार पे तंज कसा और बोला कि जहां पे लोगों के लिए अभी इस टाइम काम करने की जरूरत थी, तो कांग्रेस आपस में एक पावर स्ट्रगल में बिजी हुई है। तो एक नेगेटिव इमेज तो वही है, और एक बार नेगेटिव इमेज सॉलिडिफाई हो जाती है। देखिए, मैं सीधा एग्जांपल अकाली दल का लेता हूं कि अकाली दल का स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, तो कृषि कानूनों का सपोर्ट उनको अब तक झेलना पड़ा है। और वहीं अगर कांग्रेस सरकार की इमेज नेगेटिवली लोगों के बीच में छप जाती है, तो उनके लिए आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये कुछ महीने दूर है जहां अकाली दल पिछले 1 साल से अपनी इमेज सुधारने में लगा हुआ है, तो कांग्रेस सरकार 3 महीने में अपनी इमेज नहीं सुधार पाएगी अगर उनके ऊपर एक लगता है कि नेगेटिव टैग लग जाता है। तो ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस जल्द से जल्द अपना अंदरूनी क्लेश खत्म करे और लोगों के बीच में जाना शुरू करे। खैर, सीएम, पंजाब के सीएम, नए सीएम जो बने चंजीत चन्नी, वो लगातार जा रहे हैं, उनकी अपनी इमेज अच्छी बन रही है, लोग उन्हें एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। पर बात यह है कि पार्टी एज अ होल कब जाएगी, क्योंकि सिर्फ सीएम के लोगों के बीच में जाना काफी नहीं होगा जी। लेकिन अमित, सवाल ये भी है कि सिर्फ अगर सीएम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो सीएम की इमेज तो अच्छी बनती नजर आ रही है, लेकिन मात्र सीएम के जाने से सवाल ये भी उठता है कि क्या अगले विधानसभा चुनावों में अगर चरणजीत सिंह चन्नी जो अपनी इमेज बनाते नजर आ रहे हैं, उन्हीं को सीएम पद पर रखा जाएगा या फिर सीएम का चेहरा बदला जाएगा? देखिए, ये एक सवाल विरोधियों का भी रहता है। उन्होंने क्या है कि एक, अगर हम कहें कि सबसे बड़ा कार्ड था दलित सीएम का, अगर हम कहें कि नॉन, अगर हम चलते हैं कि सिख फेस के अलावा कोई और भी लगाए हैं, तो काफी समय से लगातार चल रहा था। हर एक पार्टी ने वादा किया था, पर कांग्रेस ने एक कार्ड पहले ही खेल दिया, उनको एक चांस मिला, और उस चांस के ऊपर उन्होंने सीधा कैप्टन अमरिंदर सिंह का रेजिग्नेशन एक चांस के तौर पर देख सकता है। ये हम कहें कि ऑलरेडी प्लान नहीं कहेंगे, पर सिचुएशन ऐसे बन गई थी कि उन्होंने कदम उठाना पड़ा, और ऐसे में चरणजीत चन्नी को सीएम बनाने से उनको एक नया चेहरा मिल गया। अगर हम कहते हैं कि एक नया कार्ड मिल गया, क्योंकि जहां अकाली दल कह रहे थे कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो वहीं बीजेपी कह रही थी हम सीएम बनाएंगे। कांग्रेस ने वो चीज बोल दी कि हमने करके दिखा दिया। सवाल ये आता है, इन्होंने करके दिखा दिया और अब इस चीज को क्लियर नहीं कर रहे। तो देखिए, मैं अगर बात करूं हरी की 2022 के लिए कौन फेस होगा,
तो हरीश रावत पहले बोल चुके हैं कि कई बार अलग अलग स्टेटमेंट दे चुके हैं वो कि फेस अगर हम किसी तौर पे कहें नवजोत सिंह सिद्धू होंगे तो वही साथ में चरणजीत चन्नी का नाम लिया, तो दोनों को ही फेस को आगे रखा गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने पत्ते अभी नहीं खोल रही है कि किसको फेस बनाना चाहती है, तो दोनों चीजें हाईलाइट कर रही है। किसी तरह चरणजीत चन्नी भी 2022 के फेस हो सकते हैं, तो वही नवजोत सिंह सिद्धू भी फेस हो सकता है। पर अभी जैसे नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी के बीच में जो लड़ाई चल रही है या हम कहें कि जो तनातनी चल रही है उसको पहले खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो खत्म नहीं ठीक होती है है अमित। तो एक नेगेटिव इमेज ही जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुंबई से सटे ठाणे शहर में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने दौरा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां एनसीपी कोटे से मंत्री जितेंद्र अवोड और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के सबसे करीबी प्रताप सरनाइक के ऊपर कई गंभीर आरोप उन्होंने इस दौरान लगाए। किरीट सोमैया के मुताबिक प्रताप सरनाइक ने अवैध काम शुरू कर दिया है, अवैध काम वो लगातार करते जा रहे हैं, जिसकी जानकारी सरकार में गृह निर्माण मंत्री एनसीपी नेता अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उद्धव सरकार को चाहिए कि जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं उनको तत्काल रूप से इस्तीफा लेकर जांच के आदेश देने चाहिए और जांच के दायरे में उन्हें खड़ा करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरीके की जांच चल रही है, जो आदेश लगातार पारित हो रहे हैं, ऐसे में भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं का बच पाना मुश्किल है। इसी के साथ ठाणे जिला अधिकारी के ऊपर भी तंज कसते हुए किरीट सोमैया ने कहा कि कार्रवाई तत्काल करें, अन्यथा आपको अपने पदों से आप इस्तीफा दे दें। इस तरीके की बातें जो है वो किरीट सोमैया ने एक कार्यक्रम में पहुंचने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन उन्होंने किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने इस तरीके की बातें कही है। साफ तौर पर उन्होंने ये बातें कही है कि जो सरकार है वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसकी वजह से जो भ्रष्टाचारी है उन पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। अब उन्होंने साफ तौर पर प्रताप सरनाइक को सीधे तौर पर अवैध काम में लिप्त बता दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अवैध काम में लिप्त हैं और इसकी जानकारी जो है वो गृह निर्माण मंत्री एनसीपी नेता जितेंद्र अवोड को भी है, लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी वो किसी तरीके से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उनके करीबी हैं। इसलिए भ्रष्टाचार साफ तौर पर उनका कहना है कि रसूखदारों की शह के साथ हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, फिलहाल किरीट सोमैया ने एक बार फिर से सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, लगातार वो इस तरीके के आरोप लगाते रहते हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? मुस्कान, देखिए, मुंबई से सटे शहर में कल जो है पहुंचे थे किरीट सोमैया और साफ तौर पर उन्होंने शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए एनसीपी के जो नेता हैं उनके ऊपर भी इस तरीके का आरोप कहना है कि बहुत बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। इस मामले में उद्धव सरकार उन तमाम लोगों के जो है कि इस्तीफा लेना चाहिए और उनके पदों से उन्हें हटाकर पूरी जांच करानी चाहिए। तो कहीं न कहीं लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार जो है अपने आप को स्वच्छ और अच्छी छवि बनाने में लगी हुई है, वहीं पर किरीट सोमैया लगातार कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी, गंभीर आरोप किरीट सोमैया द्वारा लगाए जा रहे हैं। इस बार उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं प्रताप सरनाइक पर, जो खुद गृह निर्माण मंत्री के करीबी हैं। इस तरीके के आरोप जो लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने गृह निर्माण मंत्री पर भी सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में वो खुद लिप्त हैं। इसकी क्या कुछ जमीनी हकीकत आंकी जाए? उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिवसेना नेता व विधायक प्रताप सरनाइक ने अवैध बांध काम किए हैं, जिसकी जानकारी एनसीपी कोटे से मंत्री गृह निर्माण मंत्री जो है उनके ऊपर जो जितेंद्र अवार्ड है उन्हें पूरी जानकारी है और वो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिस तरीके से जांच चल रही है, आदेश आ रहे हैं, ऐसे में अब जो सरकार को भी चाहिए कि नेताओं की जांच के लिए इन्हें इनके पद से हटाना चाहिए। तो लगातार जो है कि बीजेपी और खास करके अगर किरीट सोमैया की बात करें तो वो महाविकास आघाड़ी पर पूरी तरह से हावी है और आए दिन एक नए भ्रष्टाचार के एक आरोप के साथ सामने आ रहे हैं। मुस्कान, चीजें देखने को मिल रही है, आरोप लगातार किरीट सोमैया द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब उनके द्वारा इस तरीके के आरोप लगाए गए हों। इसी के साथ अगर की जाए कि तमाम जो उन्होंने बातें की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं,
वो भी काफ़ी अहम आरोप माने जाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आगामी निकाय चुनाव जो है वो महाराष्ट्र में 2022 में होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन निकाय चुनावों के लिए सीधे तौर पर किरीट सोमैया जो है वो अलग अलग तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये पहली तस्वीर नहीं है जब उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए हों, बार बार वो इस तरीके के आरोप लगाते नजर आते हैं। फिलहाल जिस तरीके से मुरारी बार बार इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए मुस्कान, ये तो कह पाना मुश्किल है कि सच्चाई कितनी हो सकती है, क्योंकि इस मामले में शिकायत की गई है, जांच चल रही है। जिस तरीके से प्रताप सरनाईक के ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी मकान के तीसरी मंजिल पर अवैध बांध काम किया है और लगभग करोड़ों रुपए का यहाँ पर उन्होंने गबन किया है। साथ ही साथ उन्होंने एनसीपी कोटे से गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड के ऊपर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना हो या फिर इस सारे के तहत तो जिस तरीके से जिस पद पर है, अगर जांच होगी तो कई करोड़ के भ्रष्टाचार सामने आएंगे। अब ऐसे में आरोप लगातार लग रहे हैं, सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगी। मुस्कान, लेकिन रोजाना इस तरीके के आरोप अगर किरीट सोमैया लगा रहे हैं तो आगामी कई निकाय चुनावों के मद्देनजर तो महाविकास आघाड़ी सरकार की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा हो। देखिए ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 4 से 6 महीने के अंदर ही जो है बृहन मुंबई महानगर पालिका सहित महाराष्ट्र के अन्य जिलों में नगर निगम के चुनाव होने हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार जहां अपने कामों के जरिए वर्चस्व को बनाना चाहती है, तो वहीं बीजेपी उनके भ्रष्टाचार के आईने दिखा करके अपने जमीनी स्तर को मजबूत करना चाहती है। मुस्कान, ये भी कहना गलत नहीं होगा। बहरहाल जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं लगातार, अगर किरीट सोमैया की बात करें तो 6 महीने में उन्होंने महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार में कई नेताओं पर आरोप लगाए और ज्यादातर जो आरोप है उसकी जांच भी चल रही है। हालांकि ये जांच कब खत्म होगी, इसमें क्या कुछ निकलेगा ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन नगर निगम चुनाव से पहले इस तरीके के आरोप कहीं न कहीं पार्टी की छवि को मजबूती में लाने की कदम से उठाए गए होंगे। मुस्कान, फिलहाल मुरारी जिस तरीके से ये आरोप लगाए हैं किरीट सोमैया द्वारा, इस पर महाविकास आघाड़ी सरकार का कोई बयान? मुस्कान, देखिए अभी तक महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अगर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत या एनसीपी कोटे से प्रवक्ता नवाब मलिक के बयानों पर नजर डाले तो उनका कहना है कि हम काम करते रहेंगे, हम महाराष्ट्र की जनता के लिए तत्परता से खड़े रहेंगे, आप आरोप लगाते रहिए, जांच होती रहेगी। अगर प्रताप सरनाईक के बयान के बाद, या क्योंकि प्रताप सरनाईक ने खुद मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था कि इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो तीनों पार्टियों के बीच में हल्का या कह सकते हैं कि आपसी मतभेद थे, उस बीच बीजेपी को जो फायदा उठाना था, शायद यही एक के बाद एक आरोप था, चाहे वो एनसीपी के नेताओं पे हो या फिर शिवसेना के नेताओं पे है या फिर कांग्रेस के नेताओं पर। मुस्कान, ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वहीं बात अब मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर नीमच कमलेश सारडा मध्य प्रदेश उपचुनावों की तारीखों के ऐलान के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि नीमच में हर साल में मेडिकल कॉलेज खुलवाया जाएगा और वो खुद इसका भूमि पूजन करने आएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि शासन जल्द उद्यम क्रांति योजना ला रहा है और इस योजना में युवा वर्ग को उद्योग लगाने के लिए बैंक से लोन उपलब्ध कराया जाएगा। लोन की गारंटी सरकार खुद लेगी और बैंक ऋण पर अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर जावद के कोविड सेंटर का नाम स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सुखलेचा और सिंगोली के कोविड केयर सेंटर का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर उन्होंने रखने की घोषणा की है। दरअसल शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान नीमच जिले के जावद में प्रदेश के विभिन्न जिलों के औद्योगिक विकास कार्यों और आईटी पार्क में लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सौगातों की हरी झंडी लगा दी। तो मध्य प्रदेश में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हाल ही में हुआ है और इन्हीं उपचुनावों में
आगे विधानसभा चुनाव भी इनके बाद मध्य प्रदेश में है। सीधे तौर पर सियासी समीकरणों को साधने के लिए और साथ ही साथ जनता को लुभाने के लिए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान अलग अलग तरीके की घोषणाएं लगातार करते नजर आ रहे हैं। और इन्हीं घोषणाओं के बीच अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि नीमच में हर हाल में मेडिकल कॉलेज को खुलवाया जाएगा, जिसका इंतजार पिछले लंबे समय से लोग कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने साफ कहा कि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये हर हाल में खुलवाया जाएगा और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका भूमि पूजन करने के लिए आएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि शासन की ओर से जल्द ही उद्यम क्रांति योजना भी लाई जा रही है और इस योजना में युवा वर्ग को उद्योगों के लिए ऋण बैंकों से दिलाया जाएगा और उसकी गारंटी सीधे तौर पर सरकार लेगी। इसी के साथ बैंक ऋण पर अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरीके का ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, साथ ही साथ आगामी जो कई सीटों पर उपचुनाव है उनके मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान अलग अलग घोषणाएं करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई चुनावी घोषणाएं की है। जनता को लुभाने का प्रयास सीधे तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान करते नजर आ रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने अब ये बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां नीमच में उन्होंने कहा है कि हर हाल में मेडिकल कॉलेज जरूर खुलवाया जाएगा और इसी मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन के लिए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मौके पर पहुंचेंगे और इसका भूमि पूजन करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, फिलहाल चुनावी ऐलान जो है वो सीएम द्वारा बार बार किए जा रहे हैं। अभी एक बार फिर से ये 3 बड़े ऐलान कर दिए गए हैं, क्या कुछ इसमें खास? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जहां उपचुनाव 4 सीटों पर उपचुनाव तो है ही, इसके बाद जो है विधानसभा चुनाव भी है, जिसको लेकर अब जो है राजनीतिक सरगर्मों की बात करें तो वहां पर काफी तेज नजर आ रही है, काफी ज्यादा सक्रियता भी नजर आ रही है, जिसको लेकर लगातार जो है पक्ष पार्टी की तरफ से, यानी कि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें तो लगातार ऐसे कई चुनावी वादे भी किए जा रहे हैं। अब ऐसा ही कुछ मामला अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के बीच की अगर बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक और बड़ी घोषणा जो है सामने आई है और वो है मेडिकल कॉलेज को लेकर, जहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि नीमच में जो है अब मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा और साथ ही अगर बात करें, इतना ही नहीं, अगर बात करें नीमच में बात करें या फिर मध्य प्रदेश में बात करें तो शासन जल्द जो है उत्तम क्रांति योजना भी लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत जो है अब युवाओं को जो रोजगार देने का कार्य है वो तेजी से किया जाएगा। और इसी के चलते जो है अब मध्य प्रदेश सरकार जो है लगातार जो है अग्रसर है। जहां मेडिकल कॉलेज खोलने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के नीमच में जो है काफी समय से लोगों की मांग थी कि एक मेडिकल कॉलेज खुले, और जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि घोषणा की है। लेकिन अगर बात करें तो विपक्ष की तरफ से लगातार विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, क्योंकि लगातार ऐसे घोषणे जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है चुनावी माहौल के समय जो है कई तरह के किए गए हैं। जहां इसके पहले सत्ता में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर व्यक्ति को घर देने का वादा किया था, तो वहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मेडिकल कॉलेज भी खोलने की और जो उत्तम क्रांति के तहत जो है जो युवाओं को रोजगार देना है वो युवाओं को रोजगार देने की भी घोषणा की है। जी मुस्कान, अलग अलग घोषणाएं तो कर दी हैं, लेकिन जनता को साधने का प्रयास गणेश सीधे तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया और ये तमाम चीजें जो देखी जा रही है, सियासी समीकरणों को किस तरीके से साधा जाए आगामी उपचुनावों के लिए और साथ ही साथ विधानसभा चुनावों के लिए, उस पर सीधे तौर पर अभी बीजेपी की नजर है। और ये जो घोषणाएं थी वो बहुत पहले भी की जा सकती थी, लेकिन अभी चुनावों के मद्देनजर ये घोषणाएं तमाम की जा रही हैं। निश्चित तौर पर मुस्कान, आपने सही कहा, क्योंकि अभी अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में जहां 4 सीटों पर उपचुनाव है और इसके बाद अगर उपचुनाव के होने के बाद की बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी 2023 में है। अब जिसको देखते हुए सरकार जो है लगातार बीजेपी लगातार अपनी प्रमोशन एक्टिविटी पे, यानी कि ऐसे चुनावी घोषणाओं के तहत जो जनता को है, आम जनता है, उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इसके पहले की अगर बात करें मुस्कान तो मध्य प्रदेश में क्योंकि सत्ता परिवर्तन भी हो चुका है और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बन चुकी है, क्योंकि इसके पहले लगभग जो है
20 वर्षों से बात करें तो बीजेपी का दबदबा था और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र राज था यहाँ पर। लेकिन अचानक से जो है सत्ता परिवर्तन देखा गया, यानी कि जनता ने कहीं ना कहीं दूसरी सरकार को पसंद किया था और जनता को बदलाव चाहिए था। लेकिन हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में करीब 22 विधायकों को साथ में जब भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद जरूर एक बार फिर जो है सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी की वापस से सरकार बनी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो डर अभी भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। कांग्रेस की सरकार क्योंकि हाल ही में बन चुकी थी, तो ऐसे में अब बीजेपी जरूर उन लोगों को साधने की कोशिश करेगी और उन लोगों को लुभाने की कोशिश करेगी वोट बैंक के तहत और ऐसे चुनावी वादे के तहत, ताकि जनता जो है बीजेपी की तरफ ज्यादा उनका ध्यान आकर्षित हो और जो आगामी जो उपचुनाव है उनमें तो बीजेपी को जीत हो ही सही, और जो विधानसभा चुनाव होने वाले 2023 में उसमें भी चुनाव जीत हो। क्योंकि जो आगामी अभी 4 उपचुनावों की मुस्कान बात करें तो ये 4 उपचुनाव ही बीजेपी की जो 2023 में विधानसभा चुनाव है उसके जीत का परचम लहराएंगे। और इसी से अंदेशा लगाया जा सकेगा कि मध्य प्रदेश में जो है लोगों का जो आम जनता है उसका रुझान किसकी तरफ है, कांग्रेस की तरफ रुझान दिखता है या फिर भाजपा की तरफ रुझान दिखता है। क्योंकि 4 उपचुनाव जो सीट है वो भी महत्वपूर्ण है और इन 4 उपचुनाव की सीट के तहत ही जो है मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो भी निर्भर करता है। और इसको लेकर जो है अब लगातार बीजेपी की तरफ से इन 4 उपचुनाव सीटों को जीतने के लिए लगातार ऐसे चुनावी वादे जो है मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। इसके पहले जहां सतना के रैगांव में भी उपचुनाव होना है विधानसभा सीट पर, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और वहां पर कई तरह की घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी और अब नीमच में की गई है। जी मुस्कान। ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।